हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका बेसिकली जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग आज आपका ज्योग्राफी देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग आपका शुरू करने जा रहे हैं और इसी चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आप लोग बहुत अच्छे से गौर करके देखिएगा। तो अपोहा के बारे में आप पढ़ेंगे। अपोहा क्या होता है? अपोहा, अब जैसे ही सबसे पहले आप देखिए, अपोहा शब्द को इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि भाई अपोहा तंत्र क्या है या अपोहा किसको कहेंगे आप, इसमें इसको बड़े अच्छे से दिखाया गया है। देखिए, अपोहा शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जहां पर अपोहा लिखा हो वो किसी रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, कह रहे जो भारत का भौतिक मानचित्र है उसको देखना है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धारा आकार में एक साथ मिल जाती है। कैसी मिलती हैं? बहुत सारी चीजें आपका एक साथ आकर आपका मिल जाती है, ठीक। और तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। छोटी छोटी नदी आती है और लास्ट में आके एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अतः इनका महासागर में होता है और अंततः कहाँ चली जाती है? ये अंततः या फाइनली ये किसी महासागर में मिल जाती है। आपने देखा होगा जैसे हमारी गंगा है, गंगोत्री गौमुख से निकलकर देवप्रयाग से होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर इधर से बहती हुई आपका आपका उत्तराखंड, यूपी और बिहार, इधर छत्तीसगढ़ से होती हुई आपका बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल से सीधा आपको गंगा सागर में आपका जाकर जो है बे ऑफ बंगाल में आपका मिल जाती है। क्लियर है? और क्या होता है ये जब ये आपकी मिलती है तो, ठीक। और फाइनली कहाँ डिपोजिशन हो रहा है, कहाँ सारा मिल रहा है इसका पानी गंगा का, तो आपको पता होना चाहिए महासागर में फाइनली मिल जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिसके जल क्षेत्र का ग्रहण प्रवाह होता है वह उसका अपोहा द्रोणी कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये नदी है, ऐसी बह रही है, कुछ इसकी सहायक नदी होंगी, जो कुछ और सहायक की सहायक नदी होंगी, इस प्रकार से मिल रही होगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ ये नदियां ऐसे मिल रही होंगी और फाइनली कहीं जाकर आपका ये डिपोजिशन कर रही है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इसी पूरे क्षेत्र को कहा है हमने अपोहा तंत्र। क्या कहा है? अपोहा तंत्र, या कहेंगे अपोहा द्रोणी। द्रोणी तंत्र मतलब सिस्टम, द्रोणी मतलब क्षेत्र, ठीक है। तो इसका अवलोकन करने पर चलता है कि कोई भी भारत में अपोहा तंत्र, भारत के तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। एक है हिमालय का नदी तंत्र तथा दूसरा है प्रायद्वीप का। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। भारत में हिमालय का अधिकतर नदियां 12मासी हैं। यानी कि जो नदी हिमालय से निकलती है वो कैसी है? 12मासी। 12मासी का मतलब है जिनमें 12 महीने या वर्ष भर पानी रहता है। जो नदियां सूखती नहीं है उनको कहते हैं 12मासी नदी। क्या बोलते हैं आपका? 12मासी नदी, ठीक। क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से गिरने वाले हिम द्वारा भी इनको जल प्राप्त होता है। तो जल कहाँ से मिलता है? बेसिकली जो आपके बर्फ के बड़े बड़े जो आपके ग्लेशियर हैं, जो बड़े बड़े आपके पर्वत हैं हिम के, उनसे इनको क्या होता है? जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदी आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र,
इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गोर्ज का निर्माण करता है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों को तीव्र अपर्दन करती है। जहां से चलती है क्या करती है? तीव्र अपर्दन करती है। तो आपने देखा होगा दो पहाड़ों के बीच में एक सखरा सा स्थान होता है, इस तरीके का निर्माण करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं गोर्ज। क्या कहते हैं? गोर्ज। दो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को बीच में काट कर वो अपना स्थान बना लेती है। शुरुआत में इतनी गहरी नहीं रही होगी, लेकिन धीरे धीरे अपर्दन करके ये और गहरी होती चली जाती है। इसी को बोलते हैं हम आपका गोर्ज। क्या कहते हैं? गोर्ज कहते हैं। ये आपका गोर्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा गोर्ज। अब देखिए गोर्ज के साथ थोड़ा सा जो आपको इसमें और समझाऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया गोर्ज जो निर्माण करती है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ये देखिए, इसमें दो नदी दिखाई दी है आपको, और इनको अगर आप गौर से देखोगे, मान लीजिए ये मुख्य नदी है, इस प्रकार से ये मुख्य नदी चल रही है, और ये कुछ नदियां हैं जो आपकी नदियों की भी नदियां हैं, ये मिल रही हैं। ये देखिए पूरा सिस्टम आपको समझ आएगा। देख रहे हो? तो जब कोई नदी चलती है तो उसमें बहुत सारा जल विभाजक का काम भी किया जाता है। हम नदी है, जल विभाजक कैसे है? ये बीच का उभरा हुआ भाग हो सकता है ना? या नदी का सिस्टम एक तरफ आपका सेपरेट, दूसरी तरफ अलग सेपरेट भी हो सकता है। जब कोई नदी को आप देखते हैं उसमें छोटी छोटी नदियां, नदियों के अंदर नदियां। एग्जाम्पल देखिए गंगा को, गंगा की सहायक नदी है यमुना, यमुना की सहायक नदी है टॉन्स और आसन नदी है, और छोटी मोटी नदियां क्या है इसमें आपका मिलती रहती है। अब एक इसमें फैक्ट है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट आपको बहुत लंबे समय तक आप 12वीं भी कर जाएंगे, आप कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, तब भी ये फैक्ट आपके लिए काम आने वाला है। फैक्ट क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अपोहा द्रोणी किसकी है? ध्यान दीजिए, अमेजन नदी की है। किसकी है? अमेजन नदी की। अब आपको घर से थोड़ा सा रिसर्च करना है, R&D करना है, कि आप ये बताइए कि जो ये अपोहा आपकी है अमेजन नदी, ये कहां से निकलती है, कहां बहती है, ये आपको बताना है कि कहां से आती है अमेजन। ठीक है, या कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन कहां है। और इसी में अगला देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में किस नदी का अपोहा द्रोणी सबसे बड़ी है? अपोहा द्रोणी का मतलब है कौन सी नदी सबसे बड़ी है अपोहा की दृष्टि से, जो बहुत सारी नदियों को लेकर अपने साथ जाती है, कौन सी नदी है? तो आप भारत में कह सकते हैं, चलिए मैं ऑप्शन देता हूं, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। ये तीन मेजर रिवर हैं जो हमारे कहाँ की है, हिमालय से जो आपका निकलती हैं। बाकी कुछ नदियां आपके प्रायद्वीपीय भारत की हैं। क्लियर है? चलिए, तो इन दोनों फैक्ट्स को ये आपको पता करना है, और इसके बारे में आपको जानना है कि जो आपकी विश्व की सबसे बड़ी अपोहा द्रोणी है अमेजन नदी, ये कहाँ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, और आपका देखते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा समझाया है आपके नदी के विषय में, ये चित्र देख के आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं ताकि और आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये क्षेत्र है आपका नदी का। मान लीजिए नदी किसी पर्वत, पठार, हिमनद से आपका निकल रही है, तो जहां से निकलती है वो है नदी का स्रोत। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए गंगा हमारी गौमुख से निकलती है, तो वो क्या हो गया? वो स्रोत हो गया। स्रोत इन द सेंस
कि जहां से उसका ओरिजिन हो रहा है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? तो वो आपका जो हमारे जो नदियां आपकी हिमालय की हैं वो किसी पर्वत में कोई बहुत बड़ा आपका ग्लेशियर होगा, हिमखंड, वहां से निकल रही होगी। क्लियर है? तो जैसे गंगा कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से, गौमुख से होती हुई निकलती है, गंगोत्री गौमुख से। अब इस तरीके से ये नदी आपका बहती है। और आप जानते हैं इस नदी में छोटे छोटे आपकी कुछ आपके नाले, गदेरे, कुछ छोटी नदियां, कुछ और जलयान के स्रोत इन नदियों में आकर मिलते हैं। क्लियर है? तो ये वो स्थिति है जब नदी आप मान लीजिए कि बहुत अपनी युवा अवस्था में होती है। कैसे होती है? युवा। देखिए नदी की भी 3 अवस्था है, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और आपकी वृद्ध अवस्था। युवा अवस्था में पहाड़ों में चलती है, जैसी वो आपके मैदान में प्रवेश करती है तो अपनी कहाँ थी? प्रौढ़, उसमें प्रौढ़ अवस्था में। ठीक है? और जब वो आपका समुद्र में मिलने वाली होती तब वहां कहाँ आती है? वृद्ध अवस्था में, बूढ़ी हो जाती है। जिस तरह से बूढ़े व्यक्ति रिएक्ट करते हैं ना, बहुत स्लो चलती है, बहाव चौड़ा हो जाता है, और जब पहाड़ में चलती है क्या चलती है? झनझना के साथ स्पीड में चलती है ना? तो ऐसे ही आपका नदियों का है। उसके बाद ये है उसका बीच का मध्यम भाग, अपोहा तंत्र निरंतर चौड़ा होता चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितनी बारीक सी निकली थी, अब देखिए लगातार चौड़ी होती जा रही है, और यही चौड़ी होने की वजह से आप देख रहे हैं किस तरह से चल रही है? वी सर्प। वी सर्प मतलब जिस तरह से सांप चलता है ना, कुछ कुछ इस तरह से ही नदी चलती है। आप नदी को, पानी को देखिए, इस तरह से वो आपको चलते हुए दिखाई देगा। अगर आप गंगा को देखें किसी नदी को तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि नदी कुछ ऐसे चल रही है। तो हम क्या बोलते हैं? बीज सर्प आकार की है, सर्पीला आकार की है। क्लियर है? तो ये सब उसको एक्सप्लेन किया गया बताने के लिए कि नदी बेसिकली किस प्रकार से वो आपका चल रही है। क्लियर है? कैसी है? सर्पीला आकार की है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़े। देखिए अब जब नदी आपका निरंतर चलती है, और जब निरंतर नदी चलती है, जब आपके मैदानों में प्रवेश करती है, मान लीजिए नदी इस प्रकार से चल रही थी और नदी अचानक अपना स्थान बदल दे, इस तरह से चल रही है और फिर इस तरीके से चलने लग जाए, या ऐसे देखिए और अच्छा समझ आएगा आपको। नदी चल रही थी, ये चली और यहां से सीधी हो गई, फिर ऐसे चली, तो ये स्थान आपका शेष बच गया, यानी कि जहां पहले चल रही थी उस जगह अब नहीं चली। अब ये जो निशान है, ये जो आपकी जगह है, तो आपका नदी को कहाँ आना चाहिए था? इस तरीके से आना चाहिए था और यहाँ मिलना चाहिए था ये वाले रूट से। लेकिन होता क्या है, वो इस वाले रूट से ना मिलकर वो सीधी इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके आ जाने के कारण जो ये स्थान बच गया, ये जो पानी बच गया, तो ये आपका झील का निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं गोखरू झील। क्या बोलते हैं? गोखरू झील। तो आपसे पूछ ले गोखरू झील का निर्माण कैसे होता है? तो जब नदी अपना मार्ग बदल लेती है और पुराने मार्ग को छोड़कर नए मार्ग पर आ जाती है, उसी से होता है गोखुर झील का निर्माण। और फाइनली नदी आपका बहते हुए जब गंगा में मिलती है तो अपना डिपोजिशन अपने साथ गाद, कंकड़, पत्थर तो पीछे छोड़ देती है। जो आपका बीच का भाग है, मान लीजिएगा उसमें भारी कंकड़ है, जब तक स्पीड है तब तक उनको वहन करेगी, अपने साथ लाएगी। उसके बाद आपके बारीक लेके आएगी। क्लियर हो गया? आपने देखा होगा हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास बहुत बड़े पत्थरों को अपने साथ लाती है, और मध्य के बाद यहाँ से बाद तो आपका रेत लेकर आती है, बारीक रेत, और उसके बाद जहां डिपोजिशन करती है वहां बहुत बारीक महीन कण यानी कि मिट्टी लेकर आती है। और यही कारण है जहां नदी अपना डिपोजिशन बनाती है, जहां नदी का बेसिन क्षेत्र होता है, वहां पर बारीक मिट्टी, रेत के कारण बालू, महीन मिट्टी जमा होने की वजह से मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने की वजह से इन्हीं क्षेत्रों में आपका, आप बहुत देखा होगा कि धान की खेती की जाती है प्रमुख रूप से, और इन्हीं क्षेत्र को बोलते हैं धान का कटोरा, जो आपके नदी बेसिन होते हैं। ये क्या है? धान का कटोरा। क्लियर है? देख लिया आपने? तो ये थोड़ा सिस्टम आपको समझना था।
कुछ पूछना है पूछ लीजिए। देख ले बेटा, तो इस प्रकार से झीलों का ये मार्ग है, ये रास्ता है, तो ये किसी एक झील का नहीं है, ये रैंडम जितनी हमारी झील मतलब आपके नदी हैं उनका सिस्टम यही कहता है। अब देखिए, अब यहां से देख रहे हैं हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ता तय करती हैं। बिल्कुल, अब कोई नदी इस क्षेत्र से निकली है और बहुत सारी सहायक नदियां, कुछ नदियां ऐसा मिलती हुई लास्ट में किसी जगह आके आपका मिल जाती है, तो क्या कर रही हैं, एक बहुत लंबा जो आपका रास्ता है वो आपका ट्रेवल किया इन्होंने, और अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन, तीव्र का मतलब होता है तेज, अपर्दन का मतलब होता है काटना। क्लियर हो गया? क्या करती हैं, तेज अपर्दन करती हैं, और बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर यहाँ से शुरू करेंगे, अपर्दन करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में क्या लेकर आती हैं, सिल्ट और बालू लेकर आती हैं। आपने देखा होगा जहां पर नदियां बहती हैं उनकी बगल में या तो चिकनी मिट्टी मिलेगी या आपको रेत मिलेगा, सिल्ट कहते हैं। जो चिकनी मिट्टी है वो आपका सिल्ट है और बाकी क्या मिलेगा, बालू मिलेगा। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, संवहन अपने यानी कि अपने साथ उनको लेकर ट्रेवल करती है। मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सारे अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती है, यानी कि जहां बहती हैं वहीं अपना डिपोजिशन बनाती हैं, और डिपोजिशन बनाने की वजह से वो कुछ आपका क्या करती हैं, आकृतियों का निर्माण करती हैं। आपको कभी मौका मिले, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी नदियां। कभी आपको कहीं ऊंचा दिखाई देगा, उसमें रेत सा बना हुआ, कहीं उसमें आपका डिपोजिशनल को आप इस अच्छे से आपका देख सकते हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं, और आपको पता है गंगा नदी आपका त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ऐसा करती है, त्रिभुजाकार डेल्टा। अब देखिए, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। कैसी हैं? मौसमी, किसी खास मौसम में ही वो आपका ज्यादा बढ़ती। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, तो जितनी भी हर नदी है भारत की वो आपका तूफान है, उसमें तूफान इन द सेंस कि उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, और वो लगातार जो नदी नहीं भी चल रही थी वो भी इन दिनों में आपकी चलनी शुरू हो जाती। क्लियर है? अब देखिए, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है, और जब आपका शुष्क यानी कि जब आपकी गर्मी आती है, अभी जो पहले का मौसम था, अभी से एक डेढ़ महीना पहले, तो आप देख सकते हैं उसमें नदियों का जल कम हो जाता है, और जो एक बहुत बड़ी धारा थी, मान लीजिए कोई इतनी बड़े भाव में बह रही है, वो खाली आपके इस आकार में बहने लगती है। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं। और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली, लंबाई मतलब लंबी कम और छिछली मतलब उनमें पानी कम होता है। इनमें भी कुछ केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि आपका सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं, जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ से, आपका त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से, उज्जैन से, नीलगिरी पहावत से। बेटा बैठिए आराम से, डोलिए मत क्लास में, ध्यान दीजिए, आपकी नदी में नहीं बह रहे, आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान दें, पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? जो प्रायद्वीपीय नदी की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो दो नदियां हैं, आप नाम लिख लीजिए, एक का नाम है कावेरी, एक का नाम है आपका गोदावरी, एक आप कृष्णा लिख सकते हैं। तो ये नदियां हैं जो आपका पश्चिमी सह्याद्री से निकलकर बे ऑफ बंगाल में आपका गिर जाती है। क्लियर है? अगर कहीं मैप हो तो मैं आपको दिखा भी दूं कि मैं किन नदियों की बात कर रहा हूं। तुंगभद्रा तो कावेरी, तो ये भी गोदावरी का। चलिए कोई नहीं, कृष्णा को देख लेंगे। ये देखिए, ये कृष्णा है, तुंगभद्रा की इसकी सहायक है, यहाँ के मिल जाती, ये रही नदियां। एक बार देख लीजिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।